नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारा और आपके चैनल शाराउंड स्मार्ट पिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं LG V30 प्लस के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि जो 2017 अगस्त के महीने में लॉन्च हुआ था, क्या वो वाला स्मार्टफोन, फ्लैगशिप स्मार्टफोन, आज 2025 में भी धमाका कर रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जिनको नहीं पता, ये वही फ़ोन है जो 2017 में अगस्त में लॉन्च हुआ था। और मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार के तब फ्लैगशिप उतने के आते थे। तब ये B&O के वो ईयरफोन्स के साथ आता था। ये कॉर्ड जैक इसका बहुत बड़ा हाईलाइट था, हेडफोन जैक। तो ये मेरे ख्याल से 50-60 का कुछ आसपास आता था, ये 40-50 के आसपास। और सेल में सडनली इसको मतलब एक फ्लिपकार्ट सेल में 19,000 का बेचा गया था। तो वही फ़ोन है ये LG V30 प्लस जो सोच रहे हैं, तो वही फ़ोन है। उसी का मैं आज देखेंगे कि 2025 में क्या स्टिल ये फ़ोन धमाका कर रहा है या आपको लेना चाहिए कि नहीं, मैं बताऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले रिव्यू के अंदर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन की। तो जहाँ तक बात रही इसके बिल्ड और डिज़ाइन की, तो ये जो था मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया डिज़ाइन के साथ आता था मेरे हिसाब से, जो कॉम्पैक्ट फ़ोन यूज़र्स हैं ना उनके लिए। क्योंकि सामने की तरफ जैसे आप देख पा रहे हैं, 6 पॉइंट भी कुछ नहीं, बिल्कुल 6 इंच का स्क्रीन था। डिस्प्ले POLED का डिस्प्ले था, बहुत बढ़िया डिस्प्ले था इसका। मैं डिस्प्ले सेक्शन में आगे बताता हूँ। और फिर पीछे की तरफ ग्लास, आगे की तरफ ग्लास, और एल्यूमिनियम के रेल्स हुआ करते थे इसमें। एल्यूमिनियम के जो ये आपका ये है साइड फ्रेम्स, ये सब एल्यूमिनियम का था। और बिल्ड क्वालिटी उस वक्त भी और बहुत बढ़िया थी। और जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, तब अभी भी बहुत बढ़िया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर बेजल से, नीचे बेजल से इसके, क्योंकि ऑब्वियसली 2017 का फ़ोन है। बट तभी भी मुझे खटता नहीं था, आज भी खटता नहीं, मेरा पर्सनल चॉइस है। और मैं एक डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ, मैं इसका फ़ैन बॉय था। ये मेरा चौथा LG V30 प्लस है जो ख़रीदा है मैंने। तो मैंने 2017 से लगातार ये चौथा LG V30 प्लस है जो मैंने ख़रीदा है। और इसको मैंने अभी तक सेफ रखा है। ये मुझे ख़रीदे हुए लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। तो ये तो मैंने मुंबई से मंगाया था। तो खैर वो बात अलग है, बट मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन था। इसको मैं बहुत लंबे समय तक, मैं अलग अलग, ऑब्वियसली 4 खरीदे हैं तो अलग अलग बार टाइम पे यूज़ किया है। अभी फ़िलहाल ये मेरा बैकअप फ़ोन है। मैं आपको बताऊंगा इसको प्राइमरी फ़ोन कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, क्यों नहीं यूज़ करना है। ठीक है, खैर चलिए रिव्यू में वापस आते हैं। तो बात ऐसी है कि ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, इसके पीछे की जो ये है पावर बटन कम फिंगरप्रिंट सेंसर था। और ये इसके मतलब कैमरास थे, 2 कैमरा आते थे उस वक्त। बहुत बड़ी बात होती थी कि ये अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देता था, और एक ऑब्वियसली आपका प्राइमरी कैमरा। सामने की तरफ आपको, जैसे मैंने कहा, थोड़ा बेजल है इसके ऊपर, कटआउट वटआउट नॉच वॉच कुछ नहीं था। इसके ऊपर ही आपको 5 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा मिल जाता था। और इसमें ड्यूअल स्पीकर्स आते थे। नीचे टाइप सी का पोर्ट आता था, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। आज के टाइम पे भी टाइप सी मिल जाता है आपको, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात इसकी कि इसमें कॉर्ड जैक का आपको 3.5 जैक मिलता था। कॉर्ड जैक मतलब जिसको हाई रेस ऑडियो सुनना है, तो अगर आप कोई अच्छा से ईयरफोन्स को कनेक्ट करते थे, हेडफोन्स कनेक्ट करते थे, तो बढ़िया म्यूजिक आता है। और अभी भी बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है। बट ऑब्वियसली बात यह है कि आपके पास जो म्यूजिक सुनने वाली क्वालिटी है वो भी हाई रेस में होगी, तभी आपको बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा। तो कॉर्ड जैक इसमें अभी भी है। और मेरा तो फंक्शनल भी है। इनफैक्ट मेरा पूरा फ़ोन फंक्शनल है, अच्छी तरह काम करता है, कोई इशू नहीं है। और जो कलर ये है सिल्वर है। ये ब्लैक और सिल्वर में इंडिया लॉन्च हुआ था। हालांकि अब्रॉड में या इंडिया में भी मेरे ख्याल से लैवेंडर वायलेट और मोरक्कन ब्लू आया था, बट मिलता कम है वो। बट वो लैवेंडर वायलेट तो बहुत बढ़िया लगता था, और मोरक्कन ब्लू भी बहुत अच्छा कलर था। वो दोनों बहुत रेयर है। आपको ज़्यादातर इंडिया में जो 19,000 में बिके थे वो यही 2 कलर थे, ब्लैक और ये सिल्वर। तो इसलिए आपको शायद यही 2 दिखेंगे। और ऐसा कुछ इसका बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन था। IP68 की रेटिंग थी इसमें, और मिलिट्री गेट की थी। IP68 की एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ़ोन अगर 1.5 साल 2 साल पुराना है, मतलब मान लीजिए 2017 में लॉन्च हुआ था, मान लीजिए IP68 का था। और अगर कोई भी फ़ोन हो, इसको छोड़ दीजिए, कोई भी फ़ोन अगर जब लॉन्च होता IP68 है, तो आप ये मत मान के चले, अगर 1.5 साल 2 साल के बाद वो फ़ोन ले रहे हैं, ये मत मान के चले वो अभी भी IP रेटिंग उसका वैलिड है। क्योंकि ये लोग तरीके का स्पेशल एडिसिव लगाते हैं, वो सब लगाते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद आप ये मान के चले, इसको मैं पानी में डाल के देखता हूँ, ये तो IP रेटेड था, नहीं, आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। आपने जो सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा है ना, वो आपका पूरा का पूरा पानी में ही चले जाएगा, पानी के कारण पानी में पैसा चले जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1-1.5 साल के ऊपर हो चुका है उस फ़ोन को। मैं तो कहूँगा भाई ट्राई मत करिए, क्योंकि वैसे भी कंपनी विद इन वारंटी है तब भी कवर नहीं करती। तो आप तो आफ्टर वारंटी अगर सेकेंड हैंड लेते तो बिल्कुल ट्राई ही मत करिएगा। पर अच्छी बात होती है, थोड़ा सा बारिश वारिश गिरे, थोड़ा हल्के से छींटे करके पानी के, तो सर्वाइव कर जाता है।
5 साल भी हो जाए, 4 साल भी हो, बट ऐसा नहीं कि वो फुली वाटर, आपका जो IP68 रेटिंग है तो मैं आराम से पूरी अच्छी तरह पानी में डाल लूँगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। 1.5 से 2 साल के बाद वो वैलिड नहीं रहता। खैर बात इस पे आ जाते हैं। मिलिट्री ग्रेड की प्रोडक्शन है और है, क्योंकि मैंने इसको 4 फोन्स को यूज़ किया, मैंने अच्छी तरह उनको अच्छे हाइट से गिराया है, फिर भी ये फ़ोन बच चुका है थोड़ा। एक मेरे फ़ोन में तो वही AC के कारण से वो एक फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था और हल्का से इधर ये क्रैक आ गया था, तो उतना ही हुआ था, जबकि वो फर्स्ट फ्लोर से गिरा था। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तब भी बहुत अच्छी थी, अभी भी बहुत अच्छी है। बहुत हल्का कॉम्पैक्ट वन हैंडेड फ़ोन था, 160 ग्राम्स के पास इसके आसपास वेट था, अच्छा था। और जो लोग सोच रहे हैं इसमें जो बगल में है यहाँ या इस तरफ वॉल्यूम बटन्स हैं, इसके इस तरफ आएंगे वॉल्यूम बटन्स आपको। और जो सिम कार्ड स्लॉट है इसमें ध्यान रखिएगा हाइब्रिड था, तो इसमें हाँ SD कार्ड का स्लॉट है, बट आप 2 सिम लगाते थे या एक सिम और एक हाइब्रिड सिम का आपका SD कार्ड लगता था। तो SD कार्ड कहते हैं 2 GB तक, मैंने देखा है 512 GB तक अच्छा चल जाता है, बट 2 GB तक अगर खरीदेंगे तो अगर आपके पास है तो आप वेरी लकी हैं, बट बहुत महंगा रहता है वो, मैं बता रहा हूँ। बट एक्सपैंडेबल अप टू 2 TB है, बट देख लीजिए आपके हिसाब से। बट इसमें मेमोरी कार्ड लगता है, वो अच्छी चीज़ है। तो बिल्ड एंड डिज़ाइन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छा सा वाइट स्लेट टाइप में आता था, वाइट ये होता था तो आराम से मस्त टाइप कर पाते थे, और एक सिंगल हैंड में बढ़िया से यूज़ हो जाता था मुझे, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, अभी भी लगता है। ऐसा फ़ोन मैंने अभी भी कभी फिर वापस लॉन्च नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। खैर छोड़िए, बिल्ड और डिज़ाइन की बात हो गई। अगली बात आ जाते हैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे बेहतरीन बात थी इसकी तब भी और कुछ हद तक आज भी, जो होती है इसके डिस्प्ले की। तो जो इसका डिस्प्ले था ना, जैसे मैंने कहा 6 इंच का POLED डिस्प्ले था और बहुत बढ़िया डिस्प्ले है इसका जैसा आप देख सकते हैं कलर्स बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत बढ़िया कलर्स आते हैं इसमें। और इसमें आज भी आप मीडिया कंज्यूम करना चाहें तो आराम से कर पाएंगे, यूट्यूब नेटफ्लिक्स आराम से देख पाएंगे। ये जो रेजोल्यूशन था इसका क्वाड HD प्लस था, QHD प्लस था, तो बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन था इसका। वो आप सेटिंग्स में ऊपर नीचे कर पाएंगे। अगर आपको लो रेजोल्यूशन में जाना है बैटरी बचाने के लिए, वो सब ऑप्शंस है सेटिंग्स के अंदर। और ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस डिस्प्ले का आज भी बहुत अच्छा है। हालांकि ये 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, ये इसमें 120 या 90 हर्ट्ज कुछ भी नहीं है, बट फिर भी यूज़ करने के लिए अच्छा लगता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। और मुझे तो मतलब कुछ ज़्यादा आपको इसमें डिस्प्ले की तरफ से इशू नहीं आएंगे। बट एक चीज़ है, जब आप मीडिया कंज्यूम करोगे ना, सब डॉल्बी विजन सपोर्ट है, सब अच्छा है इसमें। ब्राइटनेस पे भी आऊँगा मैं आगे, सब कुछ ठीक है। डिस्प्ले वैसे नॉर्मली बहुत ब्राइट है, मतलब अभी भी ब्राइटनेस आज के हिसाब से भी ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है इसकी, तो ब्राइटनेस के हिसाब से आपका कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ब्राइटनेस इसकी बहुत बहुत बढ़िया है। बट इसका एक इशू ये है, जब आप नेटफ्लिक्स चलाने जाते हो ना, मेरा यूनिट का इशू है क्या है पता नहीं, जब नेटफ्लिक्स में जाता हूँ कुछ टाइटल्स मुझे लो ब्राइटनेस में उसमें देखने को मिलती है। ऐप के अंदर जाता हूँ तो ठीक चलता है, ब्राइटनेस बढ़िया सा ब्राइट आता है। जैसे ही मैं मूवी चलाता हूँ तो वो पता नहीं मूवी बहुत लो ब्राइटनेस में दिखती है, पता नहीं क्या इशू है इसके साथ। तो ये शायद मेरा यूनिट का इशू है, पता नहीं। अभी फिलहाल ये इशू चल रहा है नेटफ्लिक्स के साथ, कंपैटिबिलिटी का इशू है इस डिवाइस का, क्योंकि बहुत पुराना हो गया ना, लगभग 8 साल हो गए इस डिवाइस को। अगस्त 2017 में आया था, तो अभी तो हम नवंबर में चल रहे हैं, तो बहुत पुराना हो चुका है। तो शायद वो क्या इशू है मुझे पता नहीं, मेरे डिस्प्ले में मेरे यूनिट में तो है। अगर आपके पास किसी के पास लकीली LG V30 प्लस है क्या, वो भी आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। तो वो एक चीज़ अगर मैं बगल में रख दूं तो मुझे अभी भी डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा लगता है। मीडिया कंजम्पशन के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो डिस्प्ले में ये थी एक चीज़। और इसके अलावा जो बाकी है, बेजल्स की बात जैसे मैं कर रहा था, देखिए बेजल्स उस वक्त थे क्योंकि 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो था, तब इसको फुल विजन बोलते थे LG वाले। और LG कंपनी तो जानी ही चाहती थी उसके इनोवेशन के लिए, बहुत बढ़िया कंपनी थी, जब तक थी तब तक बहुत अच्छी कंपनी थी वो, मेरी पसंदीदा कंपनी थी वो। और इसमें खैर इस पे आते हैं, तो बेजल इसमें है, मतलब आपको देखेंगे बट इतना भी नहीं दिखेंगे, खट जाएंगे, आपको खटेंगे। हालांकि हाँ आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा है, बट फिर भी मुझे तब भी कम इतने ज़्यादा इशू नहीं लगते थे, अभी भी मुझे ठीक लगते हैं। बट बेजल्स हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बेजल्स इसमें अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो क्वाड HD प्लस का मतलब बहुत बढ़िया सा डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है आपको। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा डिस्प्ले के हिसाब से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उससे। और आप भी वो नेटफ्लिक्स का एक इशू छोड़ के, अगर वो सबके साथ हो रहा है तो वो एक इशू छोड़ के आपको बाकी सब में कोई मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस में कोई आपको इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो हो गई डिस्प्ले की बात करते हैं स्पीकर्स की जहाँ तक बात है, इसमें आते हैं आपको ड्यूल स्पीकर्स। इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, आपको स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है दोनों में। डिसेंट इनफ लाउड है, सुपर लाउड तो नहीं है बट बहुत अच्छा खासा लाउड है ये। और मेरे हिसाब से मतलब मीडिया कंजम्पशन के लिए मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। गेम भी खेल रहे हैं तो हो जाएगा, गेमिंग के ऊपर मैं आऊँगा परफॉर्मेंस के अंदर।
तो डिस्प्ले और स्पीकर इसका काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इसका, हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस पे यहाँ पर आएंगे हम। तो परफॉर्मेंस आपको क्या हो जाएगा कि इसमें आपको मिलता था स्नैपड्रैगन 835। तो स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर आता था आपको इसमें, और जो स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर होता था उस वक्त का फ्लैगशिप प्रोसेसर होता था, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर होता था। इसके अंदर आपको LG V30 प्लस के अंदर पर्टिकुलरली 4 GB रैम ही मिलता था और 128 GB का स्टोरेज मिलता था। जो लोग सोच रहे हैं V30 प्लस के बीच का डिफरेंस, उस प्योरली उसके स्टोरेज पे था। V30 64 GB पे आता था, V30 प्लस 128 पे आता था, और 128 बहुत बड़ी चीज़ होती थी 2017 के टाइम पे। 64 भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो उसका डबल मतलब मान के चलिए आप 128 और भी बड़ी चीज़ होती थी। तो इसको इसलिए प्लस वेरिएंट कहा जाता था, और उसके अलावा थोड़ा और भी माइनर मॉडिफिकेशंस थे, बट मोर और लेस V30 प्लस में ये मेजर चेंजेस थे इसके। तो जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, मैं जैसे कह रहा था, जब आप अगर जानने की इच्छुक हैं तो मैं ये भी बताता हूँ आपको, इसका AnTuTu स्कोर लगभग 2 लाख का आता था 2017-18 के हिसाब से। तो मतलब ठीक है, AnTuTu स्कोर आज के हिसाब से भी ठीक है, मतलब 4 लाख 3 लाख के भी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो 2 लाख के आसपास में आप समझ सकते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। डे टू डे टास्क के लिए इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, क्योंकि थोड़ा 4 GB रैम थोड़ा कम लग सकता है, बट डे टू डे टास्क कर लेता है। आप रेगुलर टास्क करेंगे तो आपको कोई लैग वैग कुछ स्टार्टर वाटर का इशू नहीं आएगा, मैनेज कर लेता है, कोई इशू नहीं है इसमें, और आराम से आपके सारे ऐप्स खुल जाते हैं। ऐप्स के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर आऊँगा। तो मैक्सिमम सारे ऐप्स आपके इसके बिना किसी इशू के आराम से आपके कोई दिक्कत के बिना खुल जाते हैं, तो आराम से इसका परफॉर्मेंस उस हिसाब से ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक, हम गेमिंग की बात करेंगे। देखिए गेमिंग की जहाँ तक बात है ना, तो गेमिंग में क्या है, BGMI लो सेटिंग में खेल तो लोगे, बट थोड़े वक्त के बाद ये गर्म हो जाता है, तो आप मतलब इतना बैक टू बैक कंटिन्यूसली नहीं खेल पाएंगे, और जो भी खेलेंगे लो सेटिंग में खेलेंगे। तो गेमिंग के हिसाब से हल्के फुल्के गेम्स खेल लेगा, बट ज़्यादातर नहीं खेल पाएगा। आप मान के चलिए गेमिंग के लिए तो लेना ही मत इसको बिल्कुल। 835 का प्रोसेसर आप कहाँ रहा फ्लैगशिप, 2 लाख का AnTuTu स्कोर था इसका, तो आप कोई मिड रेंज फ़ोन लोगे वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाएगा इससे। हाँ, अगर आप एमुलेशन करना चाहते हो तो PSP PS1 का एमुलेशन बहुत ही बढ़िया कर पाता है ये, विदाउट कोई हिकअप्स। PSP का एमुलेशन तो बहुत ही शानदार करता है। इनफैक्ट इसको मैं PSP एमुलेशन करने के लिए यूज़ करता हूँ इसको बेसिकली मैं। अगर आप देख पाए तो इसमें लोग जो पहचानते हैं वो देख पाएंगे कि इसमें PSP का एमुलेटर मैंने डाल के रखा है। तो PSP का एमुलेशन बढ़िया करता है ये, और उस मामले में ये अच्छा है, आप एमुलेशन कर पाएंगे। PSP PS1 तक भी कुछ गेम्स कर लेता है, हैवी गेम्स नहीं कर पाता PS1 के, बट PSP के सारे गेम्स के एमुलेशन ही आराम से, इंक्लूडिंग गॉड ऑफ वॉर की, कर भी पाता है। जो गॉड ऑफ वॉर आया था, GTA वो स्टोरीज आई थी, वाई सिटी स्टोरीज और वो सब, उनके एमुलेशन अच्छा खासा कर पाता है, आपको किसी प्रकार की कोई इशू नहीं आएगी। और ये बात होगी अपने इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस का टोटल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस आज भी, अगर आप इसको हल्का फुल्का यूज़ करना चाहते हैं, मीडियम भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये मीडियम टास्क, लाइट टास्क टू मीडियम टास्क कभी भी परफॉर्म कर लेता है। पर अगर आप बहुत हैवी टास्क या कुछ हैवी टास्क करना चाहते हैं, जैसे गेमिंग में कुछ करना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे थोड़ा दम तोड़ देता है, स्पेशली 8 साल के बाद। तो वहाँ पे तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। चलिए, हो गई परफॉर्मेंस की बात। तो सबसे नेक्स्ट आती है परफॉर्मेंस से जुड़ी बात के साथ, जो होती है बैटरी। देखिए बैटरी की जहाँ तक बात है ना, बैटरी इसका 3300 mAh का बैटरी था, और आपको सुन के लग रहा होगा क्या उसका ये वीक पॉइंट था उस वक्त। नहीं, ये वीक पॉइंट नहीं था। 3300 mAh की बैटरी को ये फिर भी तब अच्छी तरह ऑप्टिमाइज था, तो यूज़ करने के लिए इतना दिक्कत नहीं था। शायद एक दिन का बैटरी बैकअप तो नहीं, बट एक 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल लेता था आराम से, ये अच्छे खासे यूज़ के ऊपर। और फिर उसके अलावा मतलब आप कहना चाहें कि ये सिर्फ 6 इंच का स्क्रीन था, तो बट हालांकि QHD प्लस था, फिर भी ये बैटरी बैकअप 7-8 घंटे की आराम से निकाल लेता था। और अगर हैवी टास्क करने जाते थे तो आप मान के चलो, आप लगभग 2 बार तो आपको उसको चार्जिंग करना ही पड़ता था, तो ये एक दिक्कत थी इसमें। तो बैटरी मैं कहूँगा इसका वीकेस्ट पॉइंट है, इसका वीकेस्ट पॉइंट मैं आगे बताऊँगा क्या था, बट ठीक था, बैटरी बैकअप इसका अच्छा था, डिसेंट था। और पीछे इसमें क्या है कि आप इसमें वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते थे, आराम से वायरलेस पैड पे रख के आप आराम से वायरलेस चार्जिंग कर पाते हैं इसमें, तो वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट था इसमें। तो बैटरी लाइफ मैं कहूँगा टोटली डिसेंट था, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। और
अच्छी थी, बैटरी लाइफ मैं टोटल कहूँगा इसकी अच्छी डिसेंट थी। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट बात हो गई बैटरी की। तो बैटरी के बाद आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जो है कैमरास। तो जब सबको थोड़ा जानना होगा एलजी, क्योंकि ये लॉन्च ही एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन की तरह हुआ था और ये उस वक्त के लिए बहुत अच्छा कैमरा सेटअप था। पीछे की तरफ की बात कर रहा हूँ, पीछे की तरफ आपको इसमें 2 कैमरा देखने को मिल जाते थे, एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी और एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात होती है, अल्ट्रा वाइड दिया गया था उस वक्त। और उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट था, मतलब उस वक्त बहुत अच्छा था। आज के टाइम पे आप मतलब थोड़ा अगर लो लाइटिंग है तो स्ट्रगल कर जाता है, आराम से ऑब्वियसली करेगा, बट अगर वेल लिट रूम है और अच्छी लाइटिंग कंडीशन है तो अभी भी अच्छी फोटोज निकाल लेता है। मैं क्या करूँगा, सैम्पल्स इनके वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगी कैसे फोटोज निकालता था। जहाँ तक बात रही सामने की तरफ इसमें आता था आपको एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो वाइड था, 90 डिग्रीज तक का वाइड था वो, पर इसका ये सबसे वीक पार्ट था। जब मैंने इसको 2017 में भी लिया था ना, इतना बेकार इसका 5 मेगापिक्सल का कैमरा हुआ करता था, मतलब बहुत ही बेकार सेल्फी था। तो अभी के टाइम पे तो और भी आप मान के चलो बहुत बेकार है। तो इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट इसका 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा था, काफ़ी ख़राब था वो। तो उस वक्त के हिसाब से ख़राब था और आज के हिसाब से तो बड़ा ही बेकार है। हाँ, बट एक चीज़ थी इस कैमरा में, जब आप कैमरा ऐप में जाते थे कि इसमें AI कैम का ऑप्शन था। AI का ऑप्शन तब LG ने दिया था, AI कैम का। बेसिकली क्या करता था, ऑटो फोकस करता था और वो सीन ऑप्टिमाइजेशन करके आपके लिए खुद ही फोटो क्लिक कर लेता था। तो AI कैम का ऑप्शन मिलता था इसमें, वो मैं बहुत भर भर के यूज़ करता था और मुझे बहुत पसंद था वो ऑप्शन। तो वो अच्छी यादें हैं उसके साथ। तो AI कैम का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर आपको। 2017 में AI की बात चल रही थी LG से, खैर जो अभी तो खैर कंपनी भी नहीं रही, बट मैं बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो फोटोज़ निकालना AI कैम के इससे द्वारा। और इसमें वीडियोग्राफी जहाँ तक बात हो सकती है, वीडियोग्राफी ये पीछे की तरफ से, सामने का कैमरा तो वीडियो निकालने के लिए बड़ा ही बेकार था। पीछे का जो था ना 4K @ 30 FPS निकाल लेता था मेरे ख्याल से। 4K 30 FPS से आप वीडियो शूट कर सकते थे और तब भी बहुत अच्छा वीडियो शूट करता था, वो बहुत बढ़िया वीडियो शूट करता था। आज के हिसाब से भी डिसेंट है, मैं सैंपल डाल दूंगा एंड में, आप देख लीजिएगा। हाँ, आपको यूट्यूब वीडियो बनाना है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप बजट बहुत टाइट है तो फिर ये ले सकते हो, बहुत टाइट है तो मैं कहूँगा, वरना इससे भी बेहतर आपको मिड रेंज में कैमराज मिल जाते हैं जो वीडियोग्राफी कर लेंगे। अभी उसमें वो खास, हाँ, बट इसमें एक अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें सीधी कुछ अच्छी चीज़ें थी, जैसे कुछ इसमें मोड्स थे वीडियो में। फॉर एग्जांपल एक सिनेमैटिक जूम आता था, जो आप मतलब बिल्कुल स्लोली जूम होता था एक सब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत प्यारा लगता था। तो वो सब चीज़ें हैं, आप चाहें तो अगर आपको वो सब है तो ले सकते हैं आप शूटिंग करने के लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वीडियो शूटिंग के लिए। इतना बढ़िया फ़ोन अभी नहीं रहा, इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको बाकी फ़ोन्स में मिल जाएगा मिड रेंज में। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको वीडियो शूटिंग के लिए, आप यूट्यूब के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आपका बजट बहुत टाइट है तो बात अलग है। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको बाद में AI से ठीक कर लूँगा, आपके ऊपर है, बट ठीक है, मतलब अगर आप लेने का मन बनाते हैं इस वीडियो के बाद। तो मोटा मोटी ये बात होगी कैमरास के बारे में। कैमरास के सैंपल्स मैं एंड में लगा दूंगा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आप अपना जजमेंट आपको लग जाएगा कि कैसा कैमरास थे इसके। और अभी कैमरास की बात होगी, आ जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर। देखिए सॉफ्टवेयर का क्या था ना, इसमें 2 चीज़ें। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कर देता हूँ। एंड्रॉयड 7 के साथ आया था और ये एंड्रॉयड 9 तक गया था, 10 इस पर आया नहीं था। सॉफ्टवेयर तो वैसे रुक गया है, सिक्योरिटी पैचेस भी इस पर बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इस कारणवश आप इसको अपना प्राइमरी फ़ोन नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो वो सबसे पहली बात है। और दूसरी बात क्या है कि जो इसका सॉफ्टवेयर तब भी था, तब मुझे एक्चुअली 2017 में लेके, तो इसका सेटिंग्स में सब कुछ अच्छा है। सेटिंग्स थोड़ा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता था। सेटिंग्स सब ठीक है, इसमें बहुत एडवांस ऑप्शंस हैं, बहुत प्यारे ऑप्शंस हैं अंदर, बहुत आपको डिटेल में जाके देखना पड़ता था, वो सब है। UI इतना इंट्यूटिव नहीं था, बहुत अजीब सा UI एक्सपीरियंस रहता था तब। और 2017 में मैंने खुद इसमें मतलब पोको लॉन्चर वो सब इंस्टॉल करके रखता था मैं। पोको लॉन्चर तो नहीं, खैर मेरा नोवा लॉन्चर था शायद मेरे ख्याल से, बाद में मैंने पोको किया था शायद 2019-20 के आसपास। तो वो वाले लॉन्चर्स डाल के यूज़ करता था मैं। लॉन्चर तो हमेशा डालता था जब भी मैं इसको यूज़ करता था। अभी मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, बट आपके अभी वीडियो बनाना है इसलिए मैंने वो लॉन्चर निकाल दिया। इसका आपको कैसा फील रहता है रियल UI का करके मैंने निकाल दिया, वरना अभी भी मैं कोई पर्टिकुलर लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ। तो मोटा मोटी इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं था तब भी।
ऐसा नहीं था कि खराब था, बट ऐसा ही था कि मतलब इतना बढ़िया नहीं था। सैमसंग वैमसंग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से टच विज चलता था सैमसंग का तब, तो वो टच विज के हिसाब से, उसके हिसाब से भी ये थोड़ा ख़राब ही था इसका एक्सपीरियंस जो एल का मिलता था यूआई। तो एंड्रॉयड 9 तक ही गया है। चलिए दोस्तों, मैंने इसका सारा एस्पेक्ट्स जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको कवर कर लिया। अब हम अपने बहुत बढ़िया एरिया पे आते हैं, जो फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। और फाइनल वर्डिक्ट की जहाँ तक बात है, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि इसकी 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा एंड्रॉयड 9 पे तक ही गया, सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे उससे कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ, देखिए क्या है कि इसमें आपके बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले वो बोलेंगे भाई ये तो सिक्योरिटी पैच ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये एंड्रॉयड 10 के नीचे है, तो 10 के नीचे 90% बैंकिंग एप्लीकेशंस चलते ही नहीं है। और 90 क्या 95% मान लीजिए, तो वो आपको पहले दिक्कत आने वाली है। तो इसमें ना आपका गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई कुछ भी नहीं चलने वाला है, तो उसके हिसाब से आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग जुगाड़ू हैं जो इसमें कस्टम रोम, लीनेज वीनेज जो वो सब आता है, वो आप डाल के इसमें थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएंगे। बट अगर आप इतने ही जुगाड़ू हैं तो प्लीज़ आप, इफ़ यू आर दैट स्मार्ट, फिर आप, आपकी मर्ज़ी। तो वो क्या, अगर आप कस्टम रोम डालने में सक्षम रहते हैं तो आप डाल लीजिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये प्राइमरी फ़ोन की तरह काम नहीं करेगा। तो मैं किसके लिए ले सकते हैं इसको, एज अ बैकअप फ़ोन, एज अ सेकेंडरी फ़ोन। बच्चे को देना है, आराम से दीजिए, अभी भी अच्छा फ़ोन है, एक डिसेंट फ़ोन है, बच्चा आराम से छोटे हाथों से इसको हैंडल कर पाएगा, छोटा सा फ़ोन है, आराम से दे सकते हो। प्राइस कितनी रखनी है, देखिए बहुत बढ़िया कंडीशन में बॉक्स है, बॉक्स के साथ चार्जर है, चार्जर अडाप्टर है, तो 5 से 7 हज़ार के बीच में देना है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, 3 से 5 हज़ार के बीच में देना है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन के ऊपर है। 7 हज़ार भी बहुत हाई है, 5 हज़ार के अंदर अंदर क्लोज करो, सब कुछ है तो 4-5 हज़ार के अंदर, 7 हज़ार तक जाना ही नहीं है, क्योंकि ये रेयर मिलता है। मैं फ़ैन बॉय हूँ इसलिए मैंने ख़रीदा। मैं मैक्सिमम लोगों को तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा सेकेंड हैंड भी लेना है इसको, क्योंकि इसे भी अच्छे अच्छे फ़ोन्स निकले हैं। और इसमें ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है कि क्वाड HD+ डिस्प्ले है, छोटा फ़ोन है, ये सब है, वो सब है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, सब ठीक है। बट एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसमें, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि टाइम के साथ क्या होता है। ये पीछे का जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखते हो ना, एक मिनट मैं बंद कर देता हूँ इसको। ये पीछे का जो फिंगरप्रिंट सेंसर आप देख रहे हो, जो पावर बटन का फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये आपका तो काम ही नहीं करता है। क्या आपका फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पैचेस अपडेट रुक गए हैं, एंड्रॉइड 9 पे रुक गया है, गूगल इसको सिक्योर नहीं मानता है। तो आपका फिंगरप्रिंट इस पर काम ही नहीं करेगा, आप कितना कैसा भी फ़ोन ले लो। हाँ, अगर आप उसको कस्टम करते हो तो बात अलग है, बट अगर आप इसका बाई डिफ़ॉल्ट वनीला इसका जो UI उसके ऊपर यूज़ कर रहे हो एंड्रॉइड 9 के ऊपर, तो अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करना भी चाहे नहीं कर सकते। तो आप जो बार बार देख रहे हो ना, तो मैंने एक्चुअली लॉक लगाया नहीं है, जैसे दबाता हूँ ऑटोमेटिकली अंदर आ जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं था कि फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो रहा था, ये मैं किसी भी इससे दबाऊँ या अंदर आ जाएगा। देखिए मैंने इसमें लॉक ही नहीं लगा इसलिए, क्योंकि ये फेस लॉक और वो सब है, बट वो इतने बढ़िया बढ़िया काम नहीं करते, ठीक ठीक काम कर जाते हैं। और वो बार बार पिन विन डालना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं मेरा, ये मैंने अपने बच्चे को दे के रखा है फिलहाल, और मैं बीच बीच में यूज़ करता हूँ PSP एमुलेशन के लिए। और हाँ, तो जो तीसरा इसका यूज़ केस बनता है वो PSP एमुलेशन का बनता है। PSP एमुलेशन मतलब इसमें PSP की गेम्स डाल के, PSP एमुलेटर डाल के आप कुछ ऐसा खरीद सकते हो। या आप इसी फ़ोन के लिए नहीं, किसी फ़ोन के लिए भी खरीद सकते हो। चीज़ जो दिखाऊंगा मैं अभी, आप ये ऐसी चीज़ खरीद सकते हो, इसको हम डेक बोलते हैं, एक गेमिंग डेक है ये जो कंपनी का है, ये है EvoFox का डेक है। और इसमें मतलब मस्त आप ऐसे बीच में फ़ोन लगाइए और फिर इसको मतलब एक पूरा एक कंसोल की तरह बन जाता है ये। इसमें ऐसे फ़ोन स्लाइड इन कर लीजिए और फिर इसको ऑन करेंगे तो वो RGB लाइट जलता है बढ़िया सा, उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ये, और बढ़िया सा आप मतलब पूरा गेम वेम का पूरा फील ले सकते हैं। एक कंसोल में खेल रहे हैं ऐसा फील आएगा आपको। हाँ, और जो लोग सोच रहे हैं, मैं जैसे बोल रहा था, नाम लिख दूंगा नीचे, EvoFox डेक है, 2500 से लेकर 2700 के 800 के आसपास घूमता है ये, काला और सफ़ेद 2 रंग में आता है ये। तो आप देख लीजिए। और इसका मतलब ठीक है, मतलब बैटरी लाइफ है, Type-C से चार्ज होता है ये, तो इसमें इनबिल्ट बैटरी है, अच्छी खासी आ जाती है बैटरी लाइफ इसकी। और आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो मुझसे भी बेहतर है, आप एक चैनल है वेनम्स टेक करके, नीचे चैनल का नाम लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उनके पास आप उनने ये रिव्यू किया है इसका, और उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़े से हल्के हल्के से अडल्ट जोक्स का बीच बीच में वो क्रैक करते रहते हैं,
बट उसके अलावा मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब जो जिस जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, शायद उनको पसंद भी आते हैं वो जोक्स। बट वो उनका रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आप सर्च मारते हो ना किसी चीज़ का, तो उसमें वो पता नहीं उस जोक्स के कारण या किसके कारण वो ये, या उनका एसईओ खराब है, वो लिस्ट नहीं होते वो वीडियोस। बट वेनम्स टेक करके हैं, उनके लैपटॉप्स के हों या जो भी हों, टैबलेट्स के जो अलग अलग बनाते हैं, उनके रिव्यूज़ काफ़ी इन डेप्थ और काफ़ी बढ़िया रहते हैं, और मज़ेदार भी रहते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा वो रिव्यू। तो यूफॉक्स डेक का, वेनम्स टेक के में आप चाहें तो देख लीजिएगा रिव्यू, अच्छा है वो। हाँ, तो ये हो गई 3 चीज़ें, मैंने प्राइस बता दिया। तो ये हो गई बातें इस डिवाइस की। तो दोस्तों, ख़त्म करने के पहले जिनको वीडियो देख लिया, उनने काम हो गया उनका, ख़त्म कर दीजिए। अभी मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो फाइनल वर्डिक्ट इधर ख़त्म होता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ और देखना है, आपको कुछ और करना है, कर लीजिए। बट मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं इधर। मैं एक छोटी सी चीज़ क्लैरिफाई कर दूं मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट था 3-4 वीडियो लगातार डालूं, क्योंकि लोगों को रहता है कि मैं बीच बीच में बंद कर देता हूँ वीडियोस डालना। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मेरा क्या कारण है, मेरा क्या गोल है इस चैनल के द्वारा। देखिए, मेरे को ना व्यूज़ बटोरने हैं, और ना मुझे यहाँ पे मोनेटाइजेशन करके कुछ पैसे कमाने हैं। और मैं जानता हूँ मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास यूट्यूब प्रीमियम नहीं होता है, और उनको बार बार बीच बीच में एड्स आते हैं। तो मेरा थोड़ा कंटेंट, ऑब्वियसली मेरा कंटेंट भी, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं अपने दिल से तो अच्छी तरह बनाता हूँ, बट शायद इतना एंगेजिंग आपको ना लगे। तो मेरा जो गोल है इधर मैं बताता हूँ, मेरे को एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। एक हम टेक कम्युनिटी है, हम सब एंथुसियास्ट हैं। मैं बहुत टेक में मैं भर भर के इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि वो एक घर में या किसी ऐसी चीज़ नहीं है जो बढ़ती है। अगर आप 40,000 का फ़ोन खरीदते हो तो वो सेकेंड हैंड में 20,000 का बिकता है, तो वैसी चीज़ है। बट फिर भी मुझे टेक में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं रेबैन मेरे पास है, ये है वो है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए देख रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा मैं टेक एक्सपर्ट हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, इसको मैं द रैंट करके डाल दूंगा, उसके अंदर आएगा ये सब। तो आपको अगर स्किप करना है तो कर सकते हैं। तो ये जो मैं कह रहा था कि मैं इंटरेस्ट टेक एक्सपर्ट बनना नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं टेक के बारे में, मुझे थोड़े बहुत नॉलेज है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई है। तो मैं अपने नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो ये वीडियो देखते हो, शायद ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो आप दूसरों की मदद करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला, अगर गलत भी बोला, या ऐसी कोई चीज़ बोली कि ऐसा फ़ोन वापस लॉन्च नहीं हो, शायद आप जानते हो, हाँ मुझे पता है सोनी एक्सपीरिया, वो एक्सपीरिया लॉन्च हुए थे, वो 6.2 6 बट खैर उस पर नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, तो कि भाई ऐसा है ऐसा है, शायद किसी के काम आ जाएगा अगर आपके पास समय है तो। और सारे दोस्तों को, मेरे मेरे वीडियोस पे 10 व्यूज़ आए या 12 आए या 400 आए, रिसेंट वाले में 400 आए थे, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक व्यू भी आए तो मैं बेहद धन्यवाद हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा, शायद 2 मिनट के लिए देखा, या आपने थोड़ा कोई चैप्टर स्किप कर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1000 आवर्स का वॉच टाइम बना के इसको मॉनिटाइज करने का गोल नहीं है। आपको जो सेक्शन पसंद आता है वो देखिए, जाइए, लाइक करना है तो करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, शेयर करना है तो करिए, और हाइप तो छोड़ दीजिए, बिकॉज हमारे बीच में हमारे ज़्यादा दोस्तों की चैनल है ये, मैं टेक की बात करने वाला हूँ। आपको कुछ भी हो किसी डिवाइस के बारे में, मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ डिवाइस मेरे खुद के हैं, मैं अभी फिलहाल जो कर रहा हूँ सारे मेरे खुद के हैं, मेरी फ्रैंकली जो मेरे पास है मैं उन्हीं का बना रहा हूँ। कुछ कुछ डिवाइसेस मैं बाहर से लेके आऊँगा, तो वो मैं मेरे पास कुछ दिन के लिए रहेंगे। अगर इस दौरान आपको कभी भी कुछ पूछना है कि क्या भैया ये चलता है, कि ये ऐप चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, तो फॉर एग्जाम्पल इस पर यूट्यूब चल जाता है, अभी भी जीमेल भी अभी चल जाता है, इसमें व्हाट्सएप भी चल जाता है, बट कुछ ऐप्स नहीं चलते इसके ऊपर ठीक से, कुछ ऐप्स, बट शायद वो मैक्सिमम लोगों के लिए मतलब बना रखा है। 90% ऐप्स जैसे इस LG V30 से चल जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, कमेंट में लिख देना, मैं टेस्ट करके दे दूंगा। हर सैटरडे को इवनिंग में बैठ के मैं आपके सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। मुझे पता है, मैंने प्रीवियसली भी पास्ट में भी मतलब मैंने बनाए थे वीडियोस, उसके कमेंट्स के मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की थी। मैं तब थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, मेरे पास वो वर्कफ्लो नहीं था। अभी मेरे पास टाइम है, मैंने सब कुछ मतलब सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप जुड़िए, और मतलब जब भी जैसा होगा, जो होगा मैं करूँगा। और मेरा कंटेंट जो रहेगा, मैं टेक के अराउंड मेरा जो एंथुसियास्टिक है मैं वैसा बनाऊँगा। मेरा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि मुझे ये करना वो करना है। मैं शायद अगले हफ्ते शायद एक टैबलेट पे कर दूँ, या एक लैपटॉप पे कर दूँ, शायद आपके काम आ जाए।
मैं स्टूडेंट फोकस वीडियोस करूँगा, तो कुछ होंगे कि मतलब स्टूडेंट फोकस होगा या बजट में क्या क्या अच्छा बन सकता है। क्योंकि वैसे मैं कह रहा हूँ टेक में इतना इन्वेस्ट करना वर्थ भी नहीं है, क्योंकि आप 50,000 की चीज़ खुद कंपनी उसको 25 कर देती है 10 महीने बाद, तो आपके पैसे ही बर्बाद होंगे। तो उस हिसाब से जो मेरे से बन पाएगा, जो मैंने गलतियाँ की शायद आप ना करो, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो कमेंट्स आप ज़रूर हो सकता है लिखना चाहें तो लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर लीजिए, मुझे उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब डिसलाइक करें तो प्लीज़ लिख दीजिए क्यों पसंद नहीं आया, कुछ भी हो ऑनेस्टली लिख देना, मुझे कुछ बुरा नहीं लगने वाला। मैं कुछ चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं, मैं सिर्फ फीडबैक में बिलीव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन जिनने अभी तक देखा उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो ये था जैसे मैंने कहा LG V30+ का रिव्यू, और जिनने बीच वाला सेक्शन देखा तो उनके लिए बेहद धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाय, शबा केयर, टेक केयर, बाय।